जय हिंद, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज हम बात करेंगे स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स पर। यानी हम बात जो करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कथन और तर्क पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? कथन और तर्क पर। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फटाफट आप लाइक करिए और शेयर कर दीजिए इसको। हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कथन और तर्क में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। राइट, तो आप जरा यहां पर देखिएगा, कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने नोट किए हैं और उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। आप ध्यान रखो, यहां पर जो कुछ बनता है आप देखिए, आप देखो जो कथन है यानी जो स्टेटमेंट है और जो तर्क है, स्टेटमेंट और तर्क है। आप ध्यान रखिए, जब भी आर्गुमेंट्स आपसे पूछा जाता है तो वहां पर आप ध्यान रखिए स्ट्रांग और वीक आर्गुमेंट्स की बात करता है। आर्गुमेंट कभी गलत नहीं होता, कभी सही नहीं होता। आर्गुमेंट्स या तो कमजोर होगा या तो ठोस होगा, यानी या तो वो स्ट्रांग होगा और या तो वीक होगा। ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पर ठोस लिखा है। ठोस मतलब क्या है? स्ट्रांग। क्या है? स्ट्रांग। राइट, और वीक यहां पर कमजोर है। कमजोर मतलब क्या है? कमजोर मतलब है आपका वीक। ध्यान रखिए, तो यहां पर कोई भी आर्गुमेंट वो या तो स्ट्रांग होगा या तो वीक होगा। आपने यहां पर ध्यान दिया होगा, टीवी चैनल्स पर जो डिबेट होते हैं उन डिबेट्स में भी आपने ध्यान दिया होगा कि जो दो पक्ष के लोग बैठे होते हैं, दो अलग अलग पार्टीज के लोग बैठे होते हैं, वहां पर जब डिबेट कर रहे होते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि उनके जो भी वो बोलते हैं कि उनकी बातें क्या होंगी, या तो स्ट्रांग होंगी या तो वीक होंगी। एक इसका और एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। अच्छा एग्जाम्पल ये है, आप ध्यान दीजिएगा, आपने देखा होगा, टीवी में तो देखा ही होगा कि कोर्ट में एक जज होता है और दो वकील होते हैं। एक सच बोलता है, एक झूठ बोलता है, बट हमें पता नहीं होता है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए किस तरीके से वहां जज फैसला करता है। तो वहां पर सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसला होता है। तो यहां पर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं कि कैसे आर्गुमेंट्स को हम स्ट्रांग करेंगे और कैसे आर्गुमेंट्स को हम वीक करेंगे। ये हमको कुछ पॉइंट्स ध्यान, मैंने यहां पर तीन पॉइंट्स लिखे हैं। इसके अलावा भी पॉइंट्स बनेंगे और जैसे जैसे पॉइंट्स बनेंगे हम क्वेश्चन में वैसे वैसे हम करते जाएंगे। आप यहां पर ध्यान दीजिए, जो हमने पहला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, पहला मैंने लिखा है कि स्थापित तथ्य। राइट, स्थापित तथ्य आप ध्यान रखो, जो मैंने लिखा है स्थापित तथ्य है मतलब ये फैक्ट पर बेस्ड है। किस पर है? फैक्ट पर बेस्ड है। अब जो फैक्ट पर बेस्ड आपका आर्गुमेंट्स होगा उसको हम स्ट्रांग मानेंगे। राइट, इसके अलावा आप ध्यान दीजिए, दूसरे नंबर पे जो हमने लिखा है वो हमने लिखा हुआ है, यहां पर देखो, स्थापित तथ्य यानी जो फैक्ट है, अगर फैक्ट डेटा दिया जाएगा तो उसको हमें स्ट्रांग मानना पड़ेगा। राइट, इसके बाद अनुभव आधारित मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड। अगर कोई एक्सपीरियंस के बेस पर बात कही जा रही है, इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा कि वो बात आगे भी ट्रू हो जाएगी। राइट, तो एक्सपीरियंस बेस्ड कोई अगर डेटा दिया जाएगा वो क्या माना जाएगा? स्ट्रांग माना जाएगा। एक हमने लास्ट में लिया है सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत, ठीक है, यानी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। आप ध्यान दीजिए, अगर वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा तो उसका माना जाएगा कि वो बिल्कुल डेटा क्या है, वो आर्गुमेंट्स क्या है, वो सत्य है। अब यहां पर ध्यान रखिए, उसी में कमजोर जो तर्क होगा उसमें क्या होगा? अस्पष्ट, यानी यहां पर क्लियर अगर कोई आर्गुमेंट्स दिया गया है, अगर यहां पर क्वेश्चन क्लियर ही ना हो, यानी जो क्वेश्चन वो बहुत क्लियर नहीं है, जो आर्गुमेंट्स है वो क्लियर नहीं है, तो जब क्लियर नहीं होगा इसका मतलब वो कैसा है? वो वीक आर्गुमेंट है। वो कैसा है? वीक आर्गुमेंट्स है। अनावश्यक तर्क में यहां पर ध्यान रखिए, यहां पर कुछ भी मतलब ये बिल्कुल ध्यान रखिए, ये कथन से मैच ही नहीं करेगा। ये अनावश्यक अगर तर्क दे दिया जाए तो इसका मतलब ये कैसा माना जाएगा? वीक। क्वेश्चन बैक एक हमने लिखा है। क्वेश्चन बैक का मतलब है कि ध्यान रखिए, अगर कोई तर्क किया गया, जैसे अगर मैं कहूं कि ये, अगर एक क्वेश्चन मैं कहूं कि क्या क्लास में मोबाइल फोन बैन होना चाहिए। अब ध्यान रखो, ये क्या है? ये एक कथन मैंने दिया, ठीक है, ये एक कथन दिया। अब यहां पर जो कथन है वो एक क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। किस में आता है? एक क्वेश्चन के फॉर्म में।
तो आर्गुमेंट्स में, अगर आर्गुमेंट्स में भी एक अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, तो यानी क्वेश्चन बैक, यानी जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो ऐसे को हम क्या मानेंगे, वीक आर्गुमेंट्स मानेंगे। तो ये सभी कैसे हैं, ये वीक आर्गुमेंट्स में आएंगे और ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स में आएंगे। जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो ये हमें अपने दिमाग में रखना है। इसके अलावा भी कई सारे पॉइंट्स हैं, बट वो हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। आज देखो, सामान्य अध्ययन की जो क्लास है वो आपकी है 10 बजे, सुबह 10 बजे होती है। रीजनिंग यानी मेरी क्लास होती है दोपहर को कब, 12 बजे। और जो मैथ्स की क्लास है, मैथ्स की क्लास वो आपकी होती है शाम को, वो आपकी होती है शाम को 7 बजे। और हिंदी की जो क्लास है, वो हिंदी की क्लास आपकी होती है शाम को 8 बजे। सो हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ आने वाले हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ आने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो आप देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से डील करते हैं। आप इसको पढ़ें, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें तो ध्यान रखें कि क्या यहां पर पूछ रहा है, भाई क्या यहां पर पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम कर देना चाहिए, परिवार नियोजन अनिवार्य कर देना चाहिए, मैं कार्यक्रम बोल रहा था, अनिवार्य कर देना चाहिए, ठीक है। अब परिवार नियोजन मतलब ये है लिमिट्स ऑफ चाइल्ड, राइट, लिमिट्स ऑफ चाइल्ड मतलब ये है कि एक कहते हैं कि अब जैसे कि परिवार नियोजन यानी लिमिट्स ऑफ चाइल्ड, यानी वहां पर एक लिमिट लगानी चाहिए कि एक बच्चा होना चाहिए या 2 बच्चा होना चाहिए। कहां पर, ये भारतवर्ष की बात हो रही है। और हमारे देश में ध्यान रखिए जनसंख्या आपको पता ही है कितना तेजी से बढ़ रहा है, तो यहां पर परिवार नियोजन बिल्कुल अनिवार्य है। लेकिन अभी आपको अपने एक्सपीरियंस पे नहीं कहना है, आपको यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर तर्क क्या दिया है। पहला जो तर्क दिया हुआ है, ध्यान रखिए, जो पहला यहां पर तर्क दिया है वो कह रहा कि हां भारतवर्ष में शोचनीय स्थिति को देखते हुए, शोचनीय स्थिति को देखते हुए कोई अन्य विकल्प नहीं है। ध्यान रखिए जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये एक शोचनीय स्थिति है कि ऐसे में गवर्नमेंट करे तो क्या करे। तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि परिवार नियोजन यहां पर अनिवार्य कर देगी, यानी लिमिट्स ऑफ चाइल्ड कि आपके पास एक ही बच्चा होना चाहिए या 2 बच्चे होने चाहिए, अदरवाइज आपको कई सारी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, इस तरीके से है। तो ध्यान रखिए कोई अन्य विकल्प नहीं है, और ये ऐसा चीज है कि इसके लिए सचमुच में कोई अन्य विकल्प नहीं है। कोई और क्वेश्चन होता तो हम वहां पर कुछ सोचते। तो पहला तर्क तो ठीक है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, भारतवर्ष में अनेक धर्म, ध्यान रखना, अनेक धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं तथा परिवार नियोजन धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता है कि आप बहुत ज्यादा परिवार बढ़ाइए, और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखिएगा देश सबसे ऊपर है, जब देश में लोग जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर किस काम का होगा। ध्यान रखिए यहां पर क्या है, यहां पर केवल पहला जो तर्क है वो सही है, ठीक है, पहला तर्क क्या है, सही है। तो पहले तर्क के लिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन है केवल एक, यानी केवल एक अनुसरण करता है। तो एक, केवल एक ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है, यहां पर स्ट्रॉन्ग यहां पर लिखा नहीं है, केवल एक ठोस है, क्या है, ठोस है, ऐसा होगा डेटा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है उसमें कह रहा है क्या भारतवर्ष में कृषि में कीटनाशक दवाओं के प्रयोग पर रोक लगानी चाहिए। अब कीटनाशक दवाएं, ध्यान रखिए कीटनाशक दवाएं, अब कीटनाशक दवाओं का काम क्या होता है, ध्यान रखिए कीटनाशक दवाओं का काम क्या होता है। भाई कीटनाशक है तो ध्यान रखो कि ये कीटों को मारेगा, कीट पतंगे जो होते हैं, जो ऐसे कीट जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उनको मारने के लिए यूज किया जाता है। भारत की बात कर रहा है कृषि में कीटनाशक दवाओं के प्रयोग पर रोक लगानी चाहिए। अब यहां पर ध्यान रखो कीटनाशक दवाओं का हम प्रयोग क्यों करते हैं ये हमको पता होना चाहिए। भाई फसल को बचाने के लिए, किसके लिए, फसल को बचाने के लिए, अदरवाइज कई ऐसे कीट होते हैं कि जो फसल को बर्बाद कर देंगे। अच्छा, क्या रोक लगानी चाहिए, प्रयोग पर रोक लगानी चाहिए। अगर मान लो गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया तो क्या होगा, और अगर रोक नहीं लगा रहा है तो क्या होगा, उसके प्रोज और कॉन्स आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर पहला कह रहा है कि हां, क्योंकि यह पर्यावरण को दूषित करता है तथा पारिस्थितिकी के लिए घातक सिद्ध होगा। किसके लिए, पारिस्थितिकी के लिए घातक सिद्ध होगा। चलो भाई, अब ये कह रहा है कि पर्यावरण को
दूषित करता है। पहला पॉइंट यहाँ पर समझिए, जब कीटनाशक दवाओं का प्रयोग होता है तो आप ध्यान रखिए वो फसलों पर जाएगा तो वो अफेक्ट किसको करेगा, जो पर्सन खा रहा होगा उसको करेगा। चलो ठीक है, यहां पर पर्यावरण की बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, दूसरा क्या कह रहा है कि नहीं, इसके बिना फसल नहीं बच पाएगी, इसके बिना फसल नहीं बच पाएगी और खाद्य उत्पादन की कमी के कारण खाद्य पदार्थों में बहुत कमी आएगी। भाई अगर देखो इसके बिना फसल नहीं बच पाएगी, इसलिए लोग कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं। और इससे यह भी ध्यान रखना कि जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो फिर लोग क्या करेंगे, फिर लोगों को खाने के लिए प्रॉब्लम होएगी, और खाने के लिए प्रॉब्लम होएगी तो फिर उसके सामने ये क्या है, ये बिल्कुल छोटा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारा ज्यादा स्ट्रांग होगा। ध्यान रखना, जब आर्गुमेंट्स आपसे पूछा जाता है, जब आपसे तर्क पूछा जा रहा होगा तो तर्क कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा और नेगेटिव मिलेगा। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके बेसिस पर, जो हमने आपको कुछ आर्गुमेंट्स में स्ट्रांग और वीक के पॉइंट्स दिखाएं, उसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो सही होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में कोई भी सही हो जाएगा। तो यहां पर दूसरा सही हो रहा है, तो दूसरा हमारा क्या है, दूसरा स्ट्रांग है, दूसरा प्रबल है, दूसरा ठोस है। तो यहां पर आंसर हम 2 करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 जो क्वेश्चन लिया गया है, आप देखो जो क्वेश्चन लिए जाते हैं वो क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन वैसे होते हैं कि आप ध्यान रखिए कि कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज है या आपका कोई सोशल इश्यूज है, जिस तरीके के इश्यूज होते हैं उससे रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन क्या बना हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या जो दहेज लेते हैं तथा दहेज के विरुद्ध कानून का उल्लंघन करते हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए, उनको दंडित किया जाना चाहिए। अब भाई यहां पर कह रहा है उनको दंडित किया जाना चाहिए। दहेज के विरुद्ध कानून का उल्लंघन, इसका मतलब दहेज पर कोई कानून बना हुआ है, ठीक है, उसका उल्लंघन जो करते हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए। पहला कह रहा है कि हां, जो कानून को भंग करते हैं उन्हें दंड मिलना चाहिए, जो कानून को भंग करते हैं उन्हें दंड मिलना चाहिए, राइट। ये कह रहा है कि जो कानून को भंग करते हैं उन्हें दंड मिलना चाहिए। देखो कानून के विरुद्ध अगर कोई काम करता है तो उसको दंड तो मिलना ही चाहिए, राइट, कानून के विरुद्ध। अब वो कोई भी हो, केवल दहेज का नहीं, कोई भी बात होगा, अगर आप कानून के खिलाफ जाते हैं तो आपको दंड मिलता है, ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग। अब यहां पर दूसरा कह रहा है नहीं, दहेज प्रथा अति प्राचीन काल से चली आ रही है। अब नहीं, दहेज प्रथा अति प्राचीन काल से चली आ रही है इसलिए कानून को तोड़ोगे, नहीं, ये गलत है। पहला तर्क बिल्कुल सही है। बहुत ऐसी मान्यताएं हैं, बहुत ऐसी चीजें हैं जो गलत हैं, तो गलत पर कानून बनना चाहिए और बन भी रहा है। तो यहां पर पहला वाला तर्क सही है। केवल एक तर्क प्रबल होगा, केवल पहला तर्क क्या है, प्रबल है, पहला ठोस है, पहला स्ट्रांग होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो क्या कह रहा है। आंसर भी आप करते रहिए कमेंट बॉक्स में। देखो कह रहा है कि क्या भारत को बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अब देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, आपने मल्टी नेशनल कंपनीज देखा होगा, एमएनसीज जो होती हैं, राइट, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनुमति देनी चाहिए कि वो उसके समुद्र के विस्तृत आर्थिक क्षेत्र के स्रोतों का अन्वेषण करें, यानी उसका इन्वेस्टिगेशन करें। क्या करें, इन्वेस्टिगेशन करें। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टिगेशन करने की बात हो रही है एमएनसीज का, और वो भी भारत के कुछ समुद्र के विस्तृत आर्थिक क्षेत्र की बात हो रही है, राइट। पहला कह रहा है कि हाँ, भारत में ऐसी खोजों के लिए पर्याप्त तकनीकी और वित्तीय स्रोत नहीं है। तो यहां पर ध्यान रखिए कि हमें ऐसा तर्क लेना होता है जो देश के डेवलपमेंट की बात कर रहा हो, राइट, किसकी, देश के डेवलपमेंट की बात। देश पे यहां पर क्वेश्चन नहीं उठाना है, गवर्नमेंट पे ज्यादातर क्वेश्चन नहीं उठाना है। तो ये तो
बिल्कुल नेगेटिव बात बोल रहा है और ये कह रहा है कि हमारे पास ऐसा कोई स्रोत नहीं है, जबकि स्टेटमेंट में कुछ ऐसा नहीं बोल रहा है कि हमारे पास स्रोत नहीं, वो कह रहा है कि इनकी हेल्प लेनी चाहिए, राइट। अच्छा भाई, दूसरा कह रहा है कि नहीं, यह राष्ट्र के सर्वप्रभुता संपन्न दर्जे को खतरे में डाल सकता है, सर्वप्रभुता संपन्न दर्जे को खतरे में डाल सकता है। अब यहां पर ध्यान रखिए, जब ऐसा काम कंपनियों से लिया जाता है तो उसके ध्यान रखिए उस पर कुछ डील भी होती है, कुछ अलग अलग तरीके की डील होती है। तो ध्यान रखिए उसमें यह भी होता है कि आप जो यहां पर लिखा हुआ है सर्व प्रभुता संपन्न दर्जे को खतरे में डाल सकता है, आप ध्यान रखिए जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो उसको बकायदे उसको कंट्रोल में रखा जाता है। तो यहां पर यह भी पॉइंट सही नहीं है। यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर पहला और दूसरा दोनों पॉइंट दोनों जो तर्क हैं वो दोनों तर्क सही नहीं है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 4, ना तो 1 ना 2 ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए आप। चलिए, क्या भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में टर्मिनल परीक्षाओं को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए? अब देखो, टर्मिनल परीक्षाएं जैसे अगर मैं कहूं कि पहले जो बोर्ड के एग्जाम हुआ करते थे, 8वीं में भी होते थे, आप ध्यान रखो 5वीं में होते थे, कुछ इस तरीके से भी था। तो अभी यहाँ पर ध्यान रखो टर्मिनल एग्जाम वही है कि जब आप साल भर पूरी पढ़ाई करते हो और लास्ट में आपको एक परीक्षा देने को मिलता है, तो वो लास्ट में जो एग्जाम होता है वो आपका टर्मिनल एग्जाम है, को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। मतलब बोर्ड के एग्जाम समझ लो, खत्म कर देना चाहिए, अगर एक आम भाषा में समझो तो। अब यहां पर जो कह रहा है, पहला कह रहा है कि नहीं, यह सभी छात्रों को एक पैमाने पर नापने का एक तरीका है। भाई पॉइंट तो ठीक है, ध्यान रखो, कह रहा है कि नहीं, ये खत्म नहीं करना चाहिए क्योंकि यह सभी छात्रों को एक पैमाने पर नापने का एक तरीका है। तो ये तो है, ध्यान रखिए एग्जाम्स क्यों होते हैं, एग्जाम्स होते हैं ताकि हम छात्रों को एक पैमाने पर नाप सके, राइट, पॉइंट तो ठीक है। दूसरा कह रहा है कि हाँ, यह अपनी उपादेयता पूरी तरह खो चुका है। ऐसा नहीं है कि मान लो किसी एग्जाम में बहुत नकल हो रही हो तो उसका ये तरीका नहीं है कि एग्जाम ही खत्म कर दो, उसका ये तरीका नहीं हो। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि यहां पर जो कह रहा है उपादेयता खो चुका है, मैं उसी पॉइंट पर कह रहा हूं, आप उस पे सरकार अलग तरीके की एक्शन ले सकती है, ठीक है, कड़ाई बरतने के लिए, बट एग्जाम फेयर कराने के लिए ऐसा नहीं है कि उस पर एग्जाम ही ना कराओ, फिर तो और ही प्रॉब्लम आएगी। तो यहां पर केवल एक तर्क क्या आ रहा है, पहला तर्क यहां पर ठोस आ रहा है, तो पहला तर्क ठोस होगा, तो यहां पर आंसर आएगा यदि तर्क एक ठोस हो, राइट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ आप, और फटाफट आप आंसर करेंगे। देखिए बहुत अहम क्वेश्चन है ये, राइट, जो कथन में जो क्वेश्चन लिया गया वो बहुत ही अहम है, और इसमें कह रहा है कि क्या भारतीय सेना की स्त्रियों को मोर्चे पर तैनात किया जाना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना के स्त्रियों, जो सेना में है वो सैनिक है, ठीक है, वो क्या है, एक सैनिक है, उनको हम स्त्री और पुरुषों में नहीं बांट सकते हैं, ठीक है, बट एक ऐसा क्वेश्चन यहां पर दे रहा है क्योंकि ऐसा इश्यूज देखने को मिला होगा तभी ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या उनको भी मोर्चे पर तैनात किया जाना चाहिए। तो पहला जो यहां पर दिया गया है, पहला वो कह रहा है कि नहीं, स्त्री कैडेट वहां की आक्रामक परिस्थितियों को झेल नहीं पाएंगी, तो हम सेना पर कोई ऐसा सवाल नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा ये तर्क जो है वो सही नहीं है क्योंकि उनको भी उसी तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, उसी तरीके से उनकी भी ट्रेनिंग होती है। तो यहां पर पहला तो वैसे भी गलत आ गया, राइट, पहला जो है वो गलत का मतलब ये कि पहला जो है वो कमजोर तर्क है, ऐसा वो एक कमजोर तर्क है, राइट। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाँ, स्त्री पुरुष के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए, स्त्री पुरुष के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अब यहां पर ध्यान रखना, यहां पर एक कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है,
क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन। वैसे तर्क के अंदर कंपैरिजन नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखो ये कंपैरिजन किस तरीके का, वो सही के लिए कह रहा है या खराब के लिए कह रहा है। तो कह रहा है कि हाँ, स्त्री पुरुष के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए, मतलब वो हर चीज के लिए प्रिपेयर हैं, वो हर काम कर सकती हैं सेना के अंदर। तो यहां पर ये पॉइंट क्या माना जाएगा, स्ट्रांग माना जाएगा। तो दूसरा यहां पर ठोस है, तो दूसरे को हमने ठोस यहां पर आंसर किया। नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर यह किया गया है, क्या किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए जाने पर उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? भाई अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब आप देखो, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ऐसा होता है? तो बिल्कुल हुआ है। अभी भले मान लीजिए कि बहुत ऐसे मंत्री हैं या विधायक हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उन्होंने ध्यान रखिए इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन ऐसा भूतकाल में बहुत देखने को मिला है। तो यहां पर ध्यान रखिए क्या कह रहा है कि क्या किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए जाने पर उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे तो उसके ऊपर अब देखो ये जांच वांच के लिए कभी कभी इनसे मांगा जाता है, इस्तीफा मांगा जाता है, या बहुत ऐसे होते हैं जो खुद ही इस्तीफा दे देते हैं। तो अब देखो इसमें कह रहा है कि पहला कह रहा है कि हाँ, इससे मंत्री पद की गरिमा बढ़ती है। तो पॉइंट तो ठीक कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसी पद पर बैठा है और उस पर कोई भी ऐसा आरोप लग जाता है और वो उस मंत्री पद से जब तक जांच चल रही है तब तक के लिए वो क्या करे, तब तक के लिए वो इस्तीफा दे दे, तो उस पद की गरिमा बनी रहेगी। ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। नहीं तो लोग कहेंगे ऐसे पदों पर ऐसे ही लोग बैठे रहते हैं। देखो आप दूसरा कह रहा है कि नहीं, जब तक न्यायालय में आरोप सिद्ध नहीं होता इस्तीफा नहीं देना चाहिए। मैं पॉइंट वही बात कर रहा था, न्यायालय में आरोप सिद्ध की बात है कि ताकि वो जांच प्रक्रिया जब तक चल रही है वो उससे इस्तीफा दे दे, जब वो बरी हो जाएगा तो फिर आ जाएगा उस पद से। तो यहाँ पर पहला वाला पॉइंट क्या है, बिल्कुल सही है। पहला तर्क यहाँ पर सही है। पहला तर्क क्या है, ठोस है। पहला तर्क क्या है, ठोस है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आंसर करिए, फटाफट आंसर करते रहिए आप लोग। तो यहां पर कह रहा है कि क्या केंद्र सरकार को प्रत्येक जिले के सभी डिवीजन के लिए अच्छी तरह सुसज्जित अस्पताल खोलना चाहिए? क्या केंद्र सरकार को प्रत्येक जिले के लिए सभी डिवीजन के लिए अच्छी तरह सुसज्जित अस्पताल खोलना चाहिए? आपने देखा होगा कि इस तरीके के अस्पताल देखने को मिलते हैं हर जिले में, हर ब्लॉक में भी, लगभग हर ब्लॉक में आपको अस्पताल देखने को मिलता है। ठीक है, तो बिल्कुल खोलना चाहिए अस्पताल, बिल्कुल खोलना चाहिए। बट हमें तर्क को, जो भी तर्क दिया होगा उसी में से हमें स्ट्रांग और वीक पर बात करना होगा। ऐसे हम अपने मन से फैसला नहीं ले सकते, बट थोड़ा सा हम अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के भले के लिए है, ये समाज के हित की बात कर रहा है। मतलब क्या खोलना चाहिए, हाँ खोलना चाहिए। क्यों खोलना चाहिए वो यहाँ पर दे रहा है, तर्क में दे रहा है ऐसा क्यों है। पहला वहां पर कह रहा है कि हाँ, हर एक नागरिक का स्वास्थ्य और देखभाल सरकार का प्राथमिक दायित्व है। भाई पॉइंट तो ठीक है, प्राथमिक दायित्व है, बिल्कुल यहाँ पर ठीक है कि उसका प्राथमिक दायित्व है। भाई सरकार से नागरिक क्या चाहिए, नागरिक को सुरक्षा चाहिए और नागरिक की देखभाल चाहिए। सरकार इसलिए बनती है, डेमोक्रेसी में ये चीजें हैं। अब दूसरा कह रहा है कि नहीं, यह संभव नहीं है, समाज को भी आगे बढ़कर सरकार की मदद करनी चाहिए। देखो ये वाला पॉइंट, इतना पॉइंट तो ठीक है, समाज को भी आगे बढ़कर सरकार की मदद करनी चाहिए। बट ये जो पॉइंट कह रहा है ना कि यह संभव नहीं है, संभव नहीं है, ध्यान रखिए हम सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार के लिए कुछ भी पॉसिबल है। मतलब ये ऐसी चीजें बिल्कुल पॉसिबल हैं। ठीक है, तो यहां पर दूसरा पॉइंट जो है वो सही नहीं है। पहला वाला जो तर्क है वो स्ट्रांग है। तो पहला जो है तर्क क्या होगा, वो एक ठोस होगा, वो एक स्ट्रांग होगा। ये पहले वाले तर्क को हम क्या करेंगे, स्ट्रांग करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और फटाफट अब आंसर करिएगा। क्वेश्चन बिल्कुल रिलेट कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्या विश्वविद्यालय में छात्र यूनियन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अच्छा, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं और बड़े बड़े कॉलेज हैं, वहां पर छात्र यूनियन होता है। और इवन आपने ये भी देखा होगा कि जो राज्य स्तर या जो केंद्र स्तर पर पार्टियां हैं उनके भी यूनियन बने होते हैं, उनके भी छात्र यूनियन होते हैं। आपने ये देखा होगा। मतलब आप यूं ही समझ लो कि बहुत ऐसे छात्र हैं जो अपने जीवन में छात्र राजनीति, मतलब छात्र राजनीति से शुरू करके वो टॉप लेवल पर जाते हैं। टॉप लेवल मतलब वो पूरे देश को लीड करते हैं। ऐसा हमने आपने भी हमने भी ये ऐसा देखा होगा। यहां पर कह रहे क्या विश्वविद्यालय में छात्र यूनियन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अभी हम ये तर्क ना देख करके जरा हम ही यहां पर सोचें कि ये छात्र यूनियन जो बनी होती है वो किस मुद्दे को उठाती है। वो तो वो छात्र के मुद्दों को उठाती है वहां पर। अब वो बहुत तरीके के मुद्दे हैं, उनको वो उठाती है। मतलब छात्र यूनियन एक तरीके से अच्छा काम करती है विश्वविद्यालय में। वो अलग बात है कि कुछ आपको इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी देखने को मिलते हैं। चलो ठीक है। अब पहला कह रहा है कि हाँ, छात्र इससे अपने करियर उत्थान के प्रति पूरा ध्यान दे सकेंगे। भाई ये कह रहा है कि अगर छात्र यूनियन खत्म कर दी जाए, ठीक है, समाप्त कर दी जाए, तो इससे छात्र अपने करियर उत्थान के प्रति पूरा ध्यान दे पाएंगे। अब हर कोई छात्र यूनियन में नहीं होता और हर कोई का करियर, ध्यान रखो कि ये नहीं होता कि उसको साइंटिस्ट बनना है या इंजीनियर बनना है या उसको डॉक्टर बनना है या अलग अलग पेशे में जाना है। बट यहां पर ध्यान रखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको राजनीति में जाना है, जिनको पॉलिटिक्स में जाना है, तो उनके लिए तो ये अच्छा है, उनके लिए अच्छा है। लेकिन यहां पर ध्यान रखो छात्र इससे अपने करियर उत्थान के प्रति पूरा ध्यान दे सकेंगे, ये पॉइंट पूरी तरीके से सही नहीं है। मतलब ये हाफ एक्सप्लेन्ड है, राइट। तो यहां पर ये पूरी तरीके से सही नहीं है, इसलिए हम पहले वाले को कहेंगे कि ये तर्क सही नहीं है, ये तर्क स्ट्रांग नहीं है, ये तर्क वीक है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, सभी बड़े नेता छात्र यूनियन के नेता नहीं रहे थे। अब यहां पर कह रहा है कि नहीं, सभी बड़े नेता छात्र यूनियन के नेता नहीं रहे थे। अब सभी बड़े यहां पर जैसे ऑल की बात कर रहा है, ठीक है, ऑल की बात कर रहा है। अगर कुछ की बात करता तब हम कुछ देर के लिए सोचते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि सभी बड़े नेता, अब सभी बड़े नेता में से क्या कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं आपको दिखा कि जो छात्र यूनियन में भी काम किया हो और वो आगे चल करके, ध्यान रखिए, आगे चल करके वो देश के लिए एक बड़ा नेता हो, ठीक है। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। सो यहां पर भाई ये देखो दूसरा भी तर्क क्या है, ये कमजोर दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों कमजोर हैं। कैसे हैं? दोनों कमजोर होंगे। यहां पर दोनों कमजोर हैं। कैसे हैं? दोनों कमजोर हैं। तो दोनों कमजोर हैं, इसका मतलब है ना तो एक ना ही दो ठोस है। यहां पर हम किसको लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 4 को लगाएंगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। देखिए, क्या कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति यानी उनका जो रिटायरमेंट है कि आयु घटाकर 56 वर्ष कर दी जानी चाहिए। यानी जो रिटायरमेंट है उसको अभी मान लो 60 साल 62 साल अलग अलग उसमें देखने को मिलता है, तो क्या उसको घटा करके 56 साल कर देनी चाहिए? अच्छा, अगर ऐसा होता है 56 साल कर दिया जाए तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब आप देखो इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ठीक है। और सभी जगह ध्यान रखो, सभी जगह फायदा नहीं होगा और सभी जगह नुकसान भी नहीं होगा, ऐसा भी है। आप जरा ऐसे ही सोच लो, मान लो कोई मैं कहूं कि मान लो कोई है जो 4th ग्रेड में काम कर रहा है, राइट। तो उसकी उम्र अगर आपने घटा दी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। या मान लीजिए कि कोई क्लर्कियल ग्रेड पर काम कर रहा है तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो कोई, हम कहें कि कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, कोई साइंटिस्ट है, उसकी एज आपने कम कर दी, तो ध्यान रखो वो अगले
4-5 सालों में और अच्छा करेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखो कि बहुत ज़्यादा इसके प्रोज और कॉन्स दोनों देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्या कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति यानी उसके रिटायरमेंट की आयु घटाकर 56 वर्ष कर देनी चाहिए। अब हमको अपने अकॉर्डिंग नहीं, हमको जो यहाँ पर तर्क दिया है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है कि ये तर्क जो दिए गए हैं वो कमजोर हैं या वो ठोस हैं। ठीक है, कह रहा है कि हाँ यह अनगिनत नौकरी रहित युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर उत्पन्न करेगा। अनगिनत नौकरी, राइट, किसकी बात कर रहा है? अनगिनत नौकरी की बात कर रहा है। तो भाई देखो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है कि अनगिनत नौकरी, भाई अगर देखो 4 साल कम कर दी जाए, कितने साल? 4 साल। अगर 4 साल पहले लोग रिटायर हो जाएंगे, इसका मतलब है कि यहां पर ध्यान रखिए वैकेंसी तो होगी, यहां पर वैकेंसी बढ़ेगी। और अगर वैकेंसी बढ़ेगी तो हाँ यहाँ अनगिनत नौकरी के से रहित, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे युवा हैं जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए नौकरियों के अवसर उत्पन्न करेगा। तो पॉइंट तो ठीक है भाई। तो अगर जल्दी अर्ली रिटायरमेंट की बात हो, अगर अर्ली रिटायरमेंट हो रहा है तो इसका मतलब है उनके लिए नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे, युवाओं के लिए। बात तो सही है। दूसरा भी कह रहा है कि हाँ इससे आउटपुट अच्छा मिलेगा क्योंकि कर्मचारी की आयु का औसत घट जाएगा। अब जो हम पॉइंट बात कर रहे थे सन्यासी कह रहा हूं जी, जो हम साइंटिस्ट और क्लर्कियल और 4th ग्रेड की बात कर रहे थे, तो उन सब में ये फिट नहीं बैठेगा दूसरा वाला, क्योंकि कह रहा है इससे आउटपुट अच्छा मिलेगा। कुछ एक्सपीरियंस नाम की भी चीज होती है, एक्सपीरियंस पर भी आउटपुट होता है। ध्यान रखिए, एक्सपीरियंस पर भी आउटपुट होता है। अब कोई ऐसा है, मान लो कि कोई पिछले 20 साल से कोई काम कर रहा है, राइट, पिछले 20 साल से काम कर रहा है, तो उसका इतना एक्सपीरियंस होगा कि वो काम और जल्दी कर पाएगा, फास्ट कर पाएगा। और कोई नया बंदा गया वहां पर काम करने के लिए, तो वो उतने जल्दी काम नहीं कर पाएगा, उसको तो सीखने में 2-4 साल 5 साल लग जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये वाला फिट नहीं बैठ रहा है, ये जो है वो फिट नहीं बैठ रहा है। ये पहला तर्क क्या है? बिल्कुल सही है। पहला तर्क क्या है? बिल्कुल सही है। आप एक्सपीरियंस बेस्ड पर कह सकते हो कि ये दूसरा वाला तर्क सही नहीं है, राइट। और यहाँ पर आप फैक्ट के बेस पर कह सकते हो कि ये वाली बात पहली वाली क्या है? सही है। पहली सही मतलब पहला वाला ठोस है और दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला कमजोर है। तो आंसर क्या बनेगा? पहला ही बनेगा। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले आप देख लो, study91pro.com पर जाइए और 200+ टेस्ट अवेलेबल हैं, इसको स्कैन करिए और डाउनलोड करिए और टेस्ट दीजिए। चलो भाई, नेक्स्ट पर आ जाओ। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 जो दिख रहा है, कह रहा है क्या देश में मैट्रिकुलेशन तक एक ही प्रकार के स्कूल होने चाहिए? मैट्रिकुलेशन बोले तो 10th तक, राइट। कब तक? 10th तक। हाई स्कूल, राइट, हाई स्कूल। तो ये कह रहा है कि क्या देश भर में, यानी पूरे कंट्री की बात कर रहा है, पूरे कंट्री में मैट्रिकुलेशन तक एक ही प्रकार के स्कूल होने चाहिए। अच्छा, पहली बात तो देखो, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो बहुत कुछ है, ठीक है, पॉसिबल तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए एक ही प्रकार के स्कूल? हाँ, एक जैसा अगर यहाँ पर सिलेबस की बात हो तो उस पे पॉइंट बन सकता है। अच्छा देखो, पहला क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाँ पश्चिमी देशों में ऐसा ही है, पश्चिमी देशों में ऐसा ही है। ध्यान रखो, यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर तुलना की जा रही है। यहाँ पर क्या की जा रही है? यहाँ पर तुलना की जा रही है। तुलना बोले तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है। देखो, कंपैरिजन जब तर्क के अंदर आएगा तो उसको हम गलत मानेंगे। तो यहाँ पर कंपैरिजन है तो ये गलत है कि वहां होता है तभी यहाँ ऐसा होना चाहिए, राइट। तो ये हर किसी का कंपैरिजन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या आया? पहला तो गलत है। दूसरा देखो क्या है, नहीं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्कूल भिन्न होने चाहिए। क्यों भाई? ये कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शहर के स्कूल और गाँव के स्कूल दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो ये भी पॉइंट बहुत वैलिड नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कोई तर्क नहीं दिया है। तो ये कोई तर्क भी नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है। और हम कह सकते हैं कि ये तर्क जो है वो कैसा है? वो स्ट्रांग नहीं है, वो कैसा है? वीक है। तो यहाँ पर नीदर 1 nor 2
आएगा कौन सा है, ना तो तर्क एक ना ही तर्क दो ठोस है। यहां पर आंसर कौन सा करेंगे, हम आंसर करेंगे यहां पर 4। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ। क्या फल उगाने वाले पौधों और पेड़ों के अनुरक्षण के लिए कीटनाशकों के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? बताओ आप आंसर क्या होगा। चलो भाई बताओ फटाफट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहां पर कह रहा है कि क्या फल उगाने वाले पौधों और पेड़ों के अनुरक्षण के लिए कीटनाशकों, देखिए पौधों और पेड़ों, ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कुछ देर पहले कि पौधों और पेड़ों के लिए ध्यान रखिए उनके देख रेख के लिए हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, और ये कह रहा है कि पूर्णतया उसको उस पर प्रतिबंध होना चाहिए, मतलब कीटनाशक बाजार में देखने को ना मिले, ऐसा सरकार एक कानून बना दे। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेंगे? पहला कह रहा है कि नहीं, ये सभी पौधों और पेड़ों कीटों के आक्रामक से नष्ट हो जाएंगे, इससे किसानों को गंभीर आर्थिक हानि होगी। पॉइंट तो ठीक लग रहा है। दूसरा कह रहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, कह रहा है हाँ ऐसा होना चाहिए, कीटनाशकों में खतरनाक रसायनों का प्रयोग किया जाता है जो फलों में प्रवेश कर उपभोक्ता यानी आप और हमारे स्वास्थ्य को गंभीर समस्याएं पैदा करते हैं। तो ये भी पॉइंट ठीक है, लेकिन अगर आपने पहला वाला सही किया तो दूसरा को गलत करना पड़ेगा, अगर आपने दूसरे को सही किया तो पहले को गलत करना पड़ेगा। इसलिए या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा, यानी या तो पहला वाला तर्क ठोस है या तो दूसरा ठोस है। दोनों एक साथ ठोस नहीं होंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत बातें कर रहे हैं, और दोनों ठीक हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3 है। तो आप आंसर ये करिए, आंसर क्या आ जाएगा, या तो एक ठोस है या दो ठोस है। चलो भाई फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बताओ आप। कह रहा कि 25 वर्ष की आयु तक युवाओं द्वारा तंबाकू के सेवन पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अच्छा भाई, 25 वर्ष तक के आयु तक युवाओं पे तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें तर्क क्या दे रहा है? तो पहला तर्क दे रहा है कि हाँ यह एक अच्छा कदम होगा, क्योंकि 25 वर्ष की आयु तक युवा पूर्णतया परिपक्व हो जाता है। अच्छा, इसका कोई मानदंड है, कोई रिसर्च है? चलो अच्छा ठीक है, मान लेते हैं एक समय के लिए। दूसरा कह रहा है नहीं, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वयस्क अपनी जिम्मेदारी समझ सकते हैं। अच्छा, भाई ये क्या है? 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वयस्क अपनी जिम्मेदारी समझ सकते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए नहीं, ऐसा वगैरह वगैरह। ये तो देखो किस पर डिपेंड करता है कि ये सरकार के कानून पर डिपेंड करता है, वो जैसा कानून बनाएगी वैसा होगा। ये एक तर्क दिया जा रहा है, मान लीजिए सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया कि कम तंबाकू अब 25 साल के ऊपर वाले लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि 25 वर्ष की आयु तक युवा जो है पूर्णतया परिपक्व हो जाएगा, वो 18 पर भी हो सकता है। अब ऐसे तो कहो कि 17 पर भी हो सकता है, 16 पर भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम कुछ देर के लिए मान लें कि 25 वर्ष की आयु तक युवा पूर्णतया परिपक्व हो जाते हैं, तो दूसरा कह रहा है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वयस्क अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। चलो भाई, क्या आंसर करोगे? देखिए, अगर आपने पहले को सही किया, ठीक है,
वैसे कन्विंस नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मतलब मैं कन्विंस नहीं हूँ इससे, ठीक है, कि हाँ यह एक अच्छा कदम होगा भाई, चलो ठीक है, और पूर्णतया परिपक्व होंगे, अगर ये एक अच्छा कदम पूर्णतया परिपक्व होंगे, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ये करेक्ट है। बट अगर हमने दूसरे को, ये एक पॉइंट तो दे रहा है कि पूर्णतया परिपक्व की जब बात कर रहा है, मतलब फुली मैच्योर्ड की बात कर रहा है, तो हाँ ये स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन दूसरे पर आए तो दूसरा कह रहे कि नहीं, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वयस्क अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो पॉइंट तो ये भी ठीक है, लेकिन अगर ये वाली पॉइंट हम सही कर देंगे ना, तो फिर इसको गलत करना पड़ेगा, दोनों में से एक ही सही होगा। फिर यहाँ पर पॉइंट वही आता है, हम लगाएंगे यहाँ पर इधर और, क्या लगाएंगे, इधर और, या तो तर्क पहला ठोस होगा या तर्क दूसरा ठोस होगा। चलो भाई, चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। क्या उच्च अध्ययन के संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए कोटा आरंभ करना सामाजिक न्याय करने की सही युक्ति होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ये कह रहा है क्या उच्च अध्ययन जो हायर एजुकेशन है, उस हायर एजुकेशन के जो संस्थान हैं, ठीक है, उसमें पिछड़े वर्गों के लिए कोटा जो रिजर्वेशन है आरंभ करना सामाजिक न्याय, क्या सामाजिक न्याय करने के सही युक्ति होगी? अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमारे देश में ध्यान रखिए, जो आरक्षण है वो किसके लिए मिलता है? वो सामाजिक न्याय के लिए मिलता है। किसके लिए? सामाजिक न्याय के लिए। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, जो पिछड़ा वर्ग है, ध्यान रखिए, वो बहुत समय से पिछड़ा इसलिए है क्योंकि उसको सामाजिक न्याय नहीं मिली, उसको समाज में वो इज्जत नहीं मिल पाई जो उसको मिलनी चाहिए थी। अब उसका एक ये तरीका हो सकता है कि अगर वो बड़ी पोस्ट पर चला जाए या उसके पास पावर हो, तो ध्यान रखिए कि उसका भी समाज में कुछ इज्जत बनेगा। तो यहाँ पर सामाजिक न्याय के लिए पॉइंट तो ठीक दे रहा है, ठीक है, ये एक तरीका है कि अगर उसको हायर एजुकेशन में भी कोटा मिल जाए तो, और वहाँ उनके बच्चे हायर एजुकेशन में जाएं, हायर एजुकेशन में वो अच्छी जगहों पर काम करेंगे, तो ध्यान रखिए कि उनको सामाजिक न्याय मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि पहला कि नहीं, इससे अनारक्षित वर्गों के लिए बहुत थोड़े से स्थान बचेंगे और योग्य उम्मीदवार और विशेष करके जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए अनुचित होगा। अब ध्यान रखना, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है वो आर्थिक भी पिछड़ा है। अब ध्यान रखिए, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है वो इकोनॉमिक रूप से भी पिछड़ा। अब इकोनॉमिक रूप से पिछड़ा क्या हो सकता है, आप जरा समझिएगा, जरा ऐसे समझिए कि अगर हम कहें कि आर्थिक रूप से पिछड़ा होना, राइट, आर्थिक रूप से पिछड़ा होना। अब मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी सारी जमीन जायदाद बेच के खा गया और उसके पास पैसे नहीं बचे, तो क्या वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ? अच्छा, तो एक तो पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि वो सचमुच में आर्थिक रूप से पिछड़ा है, लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर आप पिछड़े वर्ग को देखेंगे तो पिछड़े वर्ग में वो सामाजिक रूप से वो पिछड़े हैं, तो वो आर्थिक रूप से भी पिछड़े होंगे, राइट, ज़्यादातर आर्थिक रूप से। अब बहुत सुधार हो गया है, ध्यान रखिए, अभी तो बहुत सुधार हो गया। तो ये कोई सही तर्क नहीं है कि अनारक्षित वर्गों के लिए जो है सीटें कम बचेंगी। इनको रिजर्वेशन जब दी जाती है तो कुछ परसेंट सीटें दी जाती हैं, कितनी? कुछ परसेंट, बाकी सीटें होती हैं बाकी अनारक्षित के लिए। अच्छा, दूसरे में कह रहे कि हाँ, उन्हें अवसर प्रदान करना आवश्यक है ताकि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के स्तर तक आ सके, ठीक है, ध्यान रखिए, यानी लोकतंत्र में सभी बराबर हैं, तो सबको एक समान लाने के लिए आरक्षण दिया जाता है। अब ध्यान रखिए, आरक्षण जैसे पिछड़ा वर्ग हो गया, महिलाओं को भी आरक्षण होता है, विकलांग को भी आरक्षण होता है, स्वतंत्रता सेनानी को भी आरक्षण होता है, अब तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी आरक्षण हो गया है। तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो पॉइंट दूसरा है वो सही है। पॉइंट दूसरा क्या है? सही है, सबको बराबरी पर लाने के लिए यहाँ पर दिया जाता है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखो,
यहां पर दूसरा वाला क्या होगा, सही होगा, और दूसरा यहां पर क्या है, ठोस है, राइट। दूसरा क्या होगा, ठोस होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। और यहां पर कह रहा है कि क्या कृषि भूमि पर आवासीय परियोजनाएं बनाने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। भाई कृषि भूमि पर परियोजनाएं बनाने के लिए पूर्णतया प्रतिबंध होना चाहिए। बताओ भाई, फटाफट आंसर करिएगा, फटाफट आंसर करिएगा। पहला कह रहा है कि नहीं, आवास की मांग सतत वृद्धिशील है, इसलिए कृषि भूमि पर ऐसी परियोजनाओं के निर्माण की चुनिंदा आधार पर अनुमति दी जानी चाहिए। ठीक है, पूर्णतया प्रतिबंध की बात कर रहा है। भाई पूर्णतया प्रतिबंध कर दोगे तो ध्यान रखो, लोग कल को घर ही नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो पॉइंट पहला सही है, पहला पॉइंट क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि हाँ, कृषि भूमि को ऐसे किसी भी अतिक्रमण से बचाया जाना चाहिए, क्योंकि खाद्य की मांग पर वर्ष, खाद्य है ये, खाद्य की मांग हर वर्ष बढ़ती जा रही है। अच्छा भाई, ये भी पॉइंट तो ठीक है, ये भी पॉइंट क्या है, ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट ठीक है। लेकिन आगे कह रहा है कि हाँ, बड़े बिल्डर गरीब किसानों का शोषण करते हैं। तो ये तो देखो होता भले है, लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते, यहां पर ये तो गलत हो जाएगा। केवल ऐसे नहीं कह सकते हैं, इसके साथ कुछ और आपको तर्क देना पड़ेगा, कोई एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ठीक है, अब पहला और दूसरे पर आते हैं। पहले में कह रहा है कि नहीं, आवास की मांग सतत वृद्धिशील है, इसलिए कृषि भूमि पर ऐसी परियोजनाओं, ये बिल्कुल सतत वृद्धिशील की बात कर रहा है कि हमेशा ये बनता रहता है। तो यहां पर पहला तो ठीक है, लेकिन दूसरा कह रहा है पूर्णतया प्रतिबंध की बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि हाँ, पूर्णतया प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि कृषि भूमि को ऐसे किसी भी अतिक्रमण से बचाया जाना चाहिए, क्योंकि खाद्य की मांग हर वर्ष बढ़ती जा रही है। ये भी पॉइंट क्या है, ये भी पॉइंट ठीक है। लेकिन यहां पर पॉइंट ये है कि अगर आपने पहले वाले को सही कर दिया, किसको, पहले वाले को सही कर दिया, तो फिर दूसरा वाला तो गलत ही होएगा, राइट। दूसरा वाला क्या होगा, गलत, क्योंकि यहां पर पूर्णतया प्रतिबंध की बात कर रहा है। अगर आपने दूसरे को सही कर दिया तो पहला गलत हो जाएगा। तो यहां पर क्या बनना चाहिए, यहां पर इधर और बनना चाहिए, एक या दो ठोस है, राइट। तो यहां पर दूसरे ऑप्शन पर आओ, आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाओ। क्या भारत के प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। भाई एक सदस्य को, प्रत्येक, भारत में प्रत्येक परिवार को, राइट। किसकी बात कर रहा है, प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक परिवार को। ठीक है भाई, प्रत्येक परिवार को। चलो देखते हैं। पहला कह रहा है कि हाँ, भारत में गरीबी उन्मूलन का यही एकमात्र तरीका है। तो ध्यान रखो, यही एकमात्र तरीका नहीं है। जैसे यहां पर वनली वे की बात करेगा, यही एकमात्र तरीका है, तो वो गलत होगा। जब वनली का यूज किया जाएगा तो वो ज्यादातर तर्क क्या माने जाएंगे, गलत माने जाएंगे। तो पहला वाला तो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि हाँ, इससे अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग की आर्थिक स्थिति में काफी ज्यादा सुधार आएगी। ये बात तो ठीक है, जिनको अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग, राइट। तो ये वाला पॉइंट क्या है, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि नहीं, बहुत से परिवार को आय वैसे ही काफी ज्यादा है, इसलिए ऐसे परिवार को ऐसी योजना के दायरे से बाहर होना चाहिए। ये भी पॉइंट बात सही कह रहा है। तो ध्यान रखिए, यहां पर ये भी सही होगा। तो दूसरा और तीसरा क्या है, सही है, राइट। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। कह रहा है कि क्या देश के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए एक समान पात्रता मानदंड होना चाहिए। ठीक है भाई, आ जाओ। क्वेश्चन तर्क यहां पर एक है। तर्क एक क्या कह रहा है, आप समझिएगा। तर्क एक क्या कह रहा है, तर्क एक में कह रहा है कि नहीं, प्रत्येक कॉलेज को दाखिले का पात्रता मानदंड तय करने का स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अच्छा, क्या भाई, ये कह रहा है कि नहीं, प्रत्येक कॉलेज को दाखिले का पात्रता मानदंड तय करने का स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। पॉइंट तो ठीक लग रहा है, ठीक है। अभी इसको ऐसे रखो, ठीक है, पॉइंट ठीक लग रहा है। अच्छा, फिर कह रहा है कि हाँ, इससे विभिन्न कॉलेजों
से पास होकर निकलने वाले इंजीनियरों में समानता सुनिश्चित होगी। क्या देश के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए एक समान पात्रता मानदंड होना चाहिए? अब यहां पर ध्यान रखना, जो प्रवेश है यानी अगर किसी भी कॉलेज में मान लो कि हमने कहा कि सारे बच्चे 60% वाले इस कॉलेज में प्रवेश पाएंगे, तो क्या जब वो इंजीनियर बन के निकलेंगे तो सारे इंजीनियर का उनमें समानता सुनिश्चित होगी? सारे इंजीनियर्स एक जैसे होंगे? नहीं, सारे इंजीनियर तो एक जैसे नहीं होंगे, राइट। अब डिपेंड करता है उन्होंने अपना 4 साल कैसा बिताया, उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो इसलिए ध्यान रखो, कभी कभी ऐसा होगा कि जो 50% पर किसी का दाखिला हो रहा है और कोई 60% पर हो रहा है, तो 50% वाला ज़्यादा अच्छा इंजीनियर बन सकता है, वो 4 साल मेहनत करेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या देश के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले की एक समान पात्रता मानदंड होनी चाहिए? इसने थोड़ा क्लियर नहीं किया है कि ये एजुकेशन पे किस बेस पर कर रहा है, परसेंटेज के बेसिस पर रहा है किस। अगर ये बहुत क्लियर नहीं कह रहा है तो हमारा भी आंसर वैसे ही होगा। यहाँ पर दूसरे वाले को तो हम गलत अभी करेंगे, दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, फिर तीसरे पे कह रहा है कि हाँ, बहुत से कॉलेज बड़ी संख्या में ऐसे छात्रों को दाखिला दे देते हैं जो अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के योग्य नहीं है, राइट। इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के योग्य नहीं है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो ये भी पॉइंट सही है क्योंकि ऐसा होता है, इसलिए वो कह रहा है कि समान मानदंड होना चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पे जो पॉइंट हमको मिल रहा है तीसरा, ये सही मिल रहा है कि हाँ, बहुत से कॉलेज ऐसा होना चाहिए, समान मानदंड पात्रता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से कॉलेज बड़ी संख्या में ऐसे छात्र को दाखिला दे देते हैं जो अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के योग्य नहीं होते, इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के योग्य नहीं होते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि ये पॉइंट यही आ रहा है कि अगर मान लीजिए कि एक कट ऑफ हम डिसाइड कर लें कि 60% 70% के ऊपर, अब बहुत जगहों पर ऐसे होता है जो कट ऑफ बिल्कुल नहीं होता है, ध्यान रखिए, कट ऑफ बिल्कुल नहीं होता है, तो वहां पर प्रॉब्लम आएगी। अब यहां पर देखो, दूसरा बात से हम एडमिट नहीं करेंगे, लेकिन तीसरी बात हो सकती है, सही है। तीसरी बात क्या है, सही है। अब पहले पर आते, पहला कह रहा है कि नहीं, प्रत्येक कॉलेज को दाखिले की पात्रता मानदंड तय करने का स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ये भी पॉइंट सही है, क्योंकि वो डिसाइड कर सकता है कि उसको 80% वाला लेना है या 90% वाला लेना है या 50% वाला लेना है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिए, यहां पर पहला वाला भी क्या होगा, सही होगा। पहला और तीसरा सही है, तो पहला और तीसरा सही है, यानी तीसरा वाला यहां पर सही होगा। चलो भाई, नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि क्या सरकारी कॉलेजों में से पास होने वाले सभी इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए सरकारी संगठनों में यानी सरकारी उद्यमों में काम करना अनिवार्य किया जाना चाहिए? काम करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। ओके, देखो भाई, फटाफट आंसर करिए आप। अगर आपने सरकारी कॉलेज से पढ़ाई की तो आपको सरकारी संगठन या सरकारी उद्यमों यानी सरकार के लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्या ऐसा अनिवार्य होना चाहिए? आजकल तो बहुत लोग सोच रहे होंगे ऐसा अनिवार्य कर दो तो अच्छा ही है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला कह रहे कि हाँ, इन विद्यार्थियों ने सरकार के विपुल साधनों का उपयोग किया है और उन्हें सरकारी सार्वजनिक उद्यमों में सेवा करके इसका बदला चुकाना चाहिए। पॉइंट थोड़ा सा अलग दे रहा है, ठीक है। हाँ, अन्यथा ये विद्यार्थी एमएनसीज में नौकरी पर लगेंगे। अब ऐसा भी ये बहुत क्लियर नहीं है, ध्यान रखिए, ये तो वैसे भी गलत है। नेक्स्ट में कह रहा है क्योंकि एमएनसीज में नौकरी करेंगे, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। अब देखो यहां पर तीसरा कह रहे कि नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी नौकरी चुनने का अधिकार है और सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सेवा करने अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। ये थोड़ा सा आप ध्यान दो, ये लोकतांत्रिक तरीके का आंसर मिल रहा है, बिल्कुल सही है। और यहां पर ध्यान रखो, यहां हाँ, एक आप ये रख सकते हो कि भाई अगर आपने सरकारी में पढ़ाई की है तो पहले आप
कुछ दिन जो है, ध्यान रखिए, कुछ दिन जो है आप सरकारी में सेवा कर सकते हो, या आपको ऑप्शन, उनको ऑप्शन भी देना चाहिए कि आप इधर भी कर सकते हो उधर भी कर सकते हो। तो ध्यान रखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तीसरा वाला सही है, और केवल केवल कौन सा ठोस होगा, तीसरा वाला पर यहाँ पर ठोस है। तीसरा मतलब दूसरा, केवल तीसरा ठोस है। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। कह रहे क्या IITs और IIMs जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों को भारत सरकार के नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त कर दिया जाना चाहिए, मतलब इसको प्राइवेट कर दिया जाना चाहिए। ओहो, देखो भाई, कह रहा है यहां पर कि हाँ, विकसित देशों में ऐसा संस्थान गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाया जाता है। तो ध्यान रखो, विकसित देशों में, हमारा देश विकसित नहीं है तो हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, तो पहला वैसे भी क्या है, गलत। दूसरा कह रहा नहीं, सरकार को राष्ट्रीय हित में इन संस्थानों का नियंत्रण करना चाहिए। ये पॉइंट सही है, राष्ट्र हित में, राष्ट्र सर्वोपरि है। तो यहाँ पर राष्ट्र हित में इसलिए ध्यान रखिए जो IIT और IIMs में पढ़ते हैं, आप ध्यान रखो कि वो हमारे बहुत काम आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सरकार को इस पर काम करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो तीसरा कह रहा है कि नहीं, ये संस्थान निर्बाध कार्य करने संबंधी नीति विषयक निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है, तो बहुत नेगेटिव है। तो ध्यान रखिए, केवल केवल कौन सही है, केवल केवल दूसरा सही है, राइट, केवल केवल दूसरा सही है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा है कि क्या भारत में संसद के चुनाव देश भर में एक ही दिन किए जाने चाहिए, मतलब एक दिन जो है संसद का जो चुनाव है वो एक ही दिन में हो जाना चाहिए। भाई एक दिन में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बताओ, एक दिन में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बताओ, आप फटाफट आंसर करिए यहां पर। पहला कह रहे कि हाँ, ऐसे चुनाव को हैंडल करने का यही एक तरीका, फिर वनली वे की बात कर रहा है, और ये वैसे भी क्या माना जाएगा, गलत। वनली वे की बात करेगा तो ज्यादातर वो क्या माना जाएगा, वीक आर्गुमेंट्स माना जाएगा। कह रहे कि हाँ, इससे आयोग को एक ही दिन में चुनाव संबंधी मसलों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलेगी, एक ही ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलेगी। ये बात तो सही लग रही है, अगर एक दिन में करा दिया जाए तो आयोग को एक ही दिन में चुनाव संबंधी मसलों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलेगी, तो ये ठीक पॉइंट लग रही है, ठीक तर्क है। नेक्स्ट कह रहा है कि नहीं, कुछ अन्य देश अलग अलग दिनों में ऐसे चुनाव, अब फिर यहां पर कंपैरिजन कर रहा है, अलग अलग देशों में ऐसे होता है तो इसलिए होना चाहिए। तो ध्यान रखिए, ये यहां पर केवल केवल दूसरा सही होगा, केवल केवल दूसरा मतलब ये यहां पर केवल दो ठोस है, राइट। चलो भाई, सेशन को खत्म करने का टाइम आ गया है, तो आप देख लो ये प्रैक्टिस सेट है, आप अवेलेबल हैं, आप यहाँ पर कॉल करके इसको मंगा सकते हो। सो सेशन को करेंगे खत्म। थैंक यू सो क्लास, थैंक यू सो मच क्लास। अगर आपने ये सेशन देख लिया है तो फटाफट इसको शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।